नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एडवोकेट नीरज शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सर, आज का हमारा विषय बहुत इम्पोर्टेंट है और हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम सब खुले विचारों के होते जा रहे हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है लिव इन रिलेशंस। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा लिव इन रिलेशंस क्या होता है और कानून की निगाह में क्या होता है स्पेशली? जी जी राजेश जी। सो लिव इन रिलेशनशिप, जैसा कि आपने कहा कि उनके केसेस या उनके फॉलोअर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, जहाँ पर लोग अपने घर से दूर आ जाते हैं ट्रैवल करके, जॉब करने के लिए, पढ़ाई के लिए। और फिर वहाँ पर उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है उनके पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की, और वो अपना जीवन अपने विचारों के हिसाब से जीते हैं। सो लिव इन रिलेशनशिप बेसिकली कानून की नज़र में किसी भी एक लड़का और लड़की का साथ में रहना बिना शादी किए, वो लिव इन रिलेशनशिप के नेचर में आता है। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं कि सिर्फ लड़का लड़की का साथ रहना, उसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ये है कि लड़का अविवाहित है और लड़की भी अविवाहित है, या फिर लड़का विवाहित है, लड़की अविवाहित है, या इसका उल्टा, लड़का अविवाहित है और लड़की विवाहित है, या फिर दोनों विवाहित है और अपने अपने स्पाउसेस को छोड़कर वो आपस में साथ में रह रहे हैं। तो इसमें एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि क्या एक दूसरे को उनका रियल स्टेटस पता है। जैसे कि अगर लड़का शादीशुदा है और वो अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और लड़की के साथ रह रहा है, तो क्या उस लड़की को ये पता है कि ये आदमी शादीशुदा है और अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे साथ रह रहा है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्ट है कोर्ट को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल इस अफेयर में लड़की को भी कुछ राइट मिलने चाहिए। सो बेसिकली जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसकी प्रोटेक्शन शादीशुदा कपल्स और एक स्पेशल कैटेगरी को दी गई है, जिसमें लिखा है और ए रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि शादी होना जरूरी है, पर ऐसा एक रिलेशनशिप जो कि शादी जैसा है, उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट अप्लाई होते हैं। तो इसका मतलब जो छोटे तौर पे ये हुआ कि अगर कोई भी लड़का लड़की वो एक साथ रह रहे हैं और वो उनका कंडक्ट ऐसा है कि एक एक आउटसाइडर को, उनके पड़ोसी को, उनके रिश्तेदारों को, या उनसे मिलने जुलने वालों को, उनके दोस्तों को देखने में ऐसा लगेगा कि ये शादीशुदा है, ये हस्बैंड वाइफ है, तो वो उस रिलेशनशिप ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज की कैटेगरी में आएगा। तो कोर्ट ने इसमें कुछ पैरामीटर्स लिस्ट किए गए हैं। उन पैरामीटर्स में एक शॉर्ट लिस्ट ये है कि वो कितने टाइम से साथ रह रहे हैं। सबसे पहला तो, अगर कोई रिलेशनशिप नेचर, मतलब मैरिज ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप में 1 हफ्ते से रह रहे हैं, तो वो कहीं स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट के सामने कि इसमें ये मैरिज जैसा रिलेशन है। तो ड्यूरेशन जनरली इज ऑफ ए लार्जर पीरियड, कुछ सालों का ड्यूरेशन होगा। फिर वो जिस जगह रहते हैं, क्या वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब ये नहीं है कि एक 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं और एक कमरे में लड़का रहता है, एक में लड़की रहती है। वो शेयर हाउस होल्ड नहीं है। शेयर मीन्स आप सब कुछ शेयर करते हैं, किचन का सारा सामान शेयर होता है, एक ही बेड को शेयर करते हैं, सामान अपना एक साथ रखते हैं। तो शेयरिंग का एक्सटेंट देखा जाएगा। फिर क्या वो दोनों बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, या उनके ऑलरेडी बच्चे हैं लिव इन में। उन्होंने शादी नहीं की है, पर एज पार्ट ऑफ द लिव इन उन्होंने प्रोक्रिएशन किया है, या वो प्लानिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। फिर क्या वो घर को चलाने में रिसोर्स की पूलिंग करते हैं, या वो अपना 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 खर्चा खुद देख लेते हैं।
या फिर जब वो बाहर कहीं जाते हैं, पब्लिकली घूमते हैं साथ में, तो वो किस तरह से रहते हैं, कि एक शादीशुदा कपल की तरह बिहेव करते हैं, या वो एक दो दोस्त की तरह बिहेव करते हैं, या दो अनजान लोगों की तरह बिहेव करते हैं। उनका डोमेस्टिक अरेंजमेंट कैसा है, उनका जो पब्लिक में सोशल स्टेटस है वो क्या है, जब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को। तो ये कुछ एक पैरामीटर्स है, इनको कंसीडर करने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि क्या ये रिलेशनशिप ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज है या नहीं। और का बहुत सारे केसेस में उनको ये रिलेशनशिप ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज माना गया है, और कपल्स जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रोटेक्शन दिया गया है। बाय चांस कोई ऑलरेडी मैरिड है जी कपल्स, लेकिन वो जी अपने स्पाउस को छोड़ के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो जी क्या उन्हें लागू होंगे सारे नियम जो मैरिड कपल्स पे होते हैं? तो क्या वो उनपे भी हो सकते हैं? क्या वो मेंटेनेंस मांग सकते हैं जी जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं? जी, लिव इन पार्टनर से। हाँ, और जी एक तो जी ये हो गया, और एक सर, क्योंकि वो अपने जो स्पाउस को छोड़ के रह रहे हैं, तो जी जब उनके स्पाउस उन पे कोई क्लेम कर सकते हैं? जी जी। ओके, अच्छा सवाल है आपका। तो पहले तो बात करें उनके एग्जिस्टिंग स्पाउस की, कि आपका एग्जिस्टिंग स्पाउस, उसके तो सारे राइट्स एज इज इंटैक्ट हैं। वो आपके खिलाफ कोर्ट में जाके डिवोर्स भी फाइल कर सकते हैं, वो आपके खिलाफ मेंटेनेंस भी फाइल कर सकते हैं। वो डिवोर्स में इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन होता है, वो भी इन्वोक कर सकते हैं। वो 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस ले सकते हैं, और प्रोविजंस है मेंटेनेंस के, वो उनको इन्वोक कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल स्पाउस है उसको तो सारे राइट्स हैं ही। जी अब हम बात करते हैं कि जो अपने स्पाउस को छोड़कर या सिंगल है तो किसी और के स्पाउस के साथ रह रहे हैं, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कि क्या उनको ये नॉलेज है कि वो जिसके साथ रह रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है। अगर ये नॉलेज उनके पास है तो फिर कोर्ट उनको इन किसी भी प्रोविजन का बेनिफिट नहीं देगा, जी क्योंकि आपने जानबूझकर जानते हुए एक ऐसे आदमी के साथ रहना सेलेक्ट किया, या ऐसे लेडी के साथ आप रह रहे हैं जो कि आपकी नॉलेज में शादीशुदा है, आपको पता है। तो अगर आप ऐसा काम जानबूझकर कर रहे हैं, तो जानते हुए कि क्योंकि दूसरी शादी वैलिड नहीं है, आप फिर भी साथ में रह रहे हैं, तो आप खुद ही एक इलीगल एक्ट कर रहे हैं। और को भी किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के गलत एक्ट का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। ये कोर्ट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नो वन कैन टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। तो अगर आपने जानबूझकर आप ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हैं जो शादीशुदा है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सर, अगर लेकिन इसमें इन केस वो बच्चा प्लानिंग कर लेते हैं और कोई बेबी हो जाता है, जी तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा? जी जी, नहीं मिलेगा। और सो उस प्राइमरीली अगर आप जानबूझकर ऐसे पार्टनर के साथ रहते हैं और उसके साथ बच्चे भी क्रिएट करते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं आप उनके साथ, तो वो बच्चे इलिसिट चिल्ड्रन की कैटेगरी में आएंगे, अवैध बच्चे या नाजायज बच्चे जिनको बोला जाता है। तो उन केसेस में जो अवैध या नाजायज बच्चे होते हैं, उनका रिलेशन लीगली सिर्फ और सिर्फ उनकी मदर के साथ एसोसिएट किया जाता है, फादर के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं होता है, और फादर की प्रॉपर्टी में भी उनका कोई राइट नहीं होता है। सर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई वो इलीगली काम कर रहे हैं, जानते हुए कर रहे हैं, जानबूझ के, लेकिन इन केस दो व्यक्ति ऐसे लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं जिनकी पहले मैरिज नहीं हुई, फिर जी, क्या उन्हें वो सारे राइट मिलेंगे जो हैं? ऐसे रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग जो दोनों ही सिंगल हैं, दोनों अविवाहित हैं, और वो उनका रिलेशन जो है वो ऑफ द नेचर ऑफ मैरिज है, देन उनको जो फीमेल पार्टनर है उसको डीवी एक्ट का फुल प्रोटेक्शन अवेलेबल है। और डीवी एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है आपको। डीवी एक्ट के अंदर सेपरेट रेसिडेंस का ऑर्डर मिल सकता है, मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, कुछ इंटरिम मेंटेनेंस मिल सकता है जब तक डीवी में कोई फाइनल डिसीजन ना आए।
तो वो सब प्रोविजंस हैं। आप 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ले सकते हैं, तो वो प्रोविजंस आपके लिए हेल्पफुल है। एक स्पेशल केस हो सकता है और होता है जनरली कि एक पार्टनर मैरिड है और दूसरा पार्टनर सिंगल है, अविवाहित है, और जो मैरिड है उसने अपनी मैरिज को कंसील किया है, छिपाया है। जी तो उस केस में दूसरा पार्टनर जिसको जिससे वो सब फैक्ट छिपाया गया है, तो इन एक्ट्स का बेनिफिट उस पार्टनर के लिए अवेलेबल है, पर जिसने ये फैक्ट को छुपाया है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। लिव इन रिलेशन में क्योंकि नेचुरली सेक्सुअल रिलेशनशिप तो हो ही जाती है अक्सर, तो बाय चांस ये है कि अगर कोई स्पाउस या हस्बैंड आपस में किसी और के साथ भी संबंध बना लेते हैं, जी तो उसको कानून किस नजर से देखता है? जी राजेश जी, जैसा हमने बात की, अगर वाइफ मैरिड है और जी मतलब जो फीमेल पार्टनर है वो मैरिड है और मेल पार्टनर मैरिड है या सिंगल है, वो स्टेटस डजंट मैटर, तो वो कुछ दिन पहले तक एक ऑफेंस होता था अडल्ट्री। वो उस एडल्ट्री के ऑफेंस में मेल पार्टनर को इम्प्लीड किया जा सकता था, चार्ज किया जा सकता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑफेंस जो है स्ट्रक डाउन कर दिया है कि अगर कंसेंटिंग पार्टनर्स हैं तो फिर ऑफेंस नहीं बनता है, देयर इज नो अडल्ट्री। तो आज की डेट में अगर दो लोग कंसेंट कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, वो मैरिड है या नहीं है, तो कोई ऑफेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, वो एडल्ट्रस रिलेशनशिप में जाते हैं और जो मैरिड पार्टनर है उसका स्पाउस कोर्ट जा सकता है विद ए ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, वो डिवोर्स फाइल कर सकता है, क्योंकि कोर्ट्स ने ये माना है, ये आइडेंटिफाई किया है कि अगर किसी का भी पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अमाउंट्स टू क्रुएल्टी टू योर अदर पार्टनर। जी तो क्रुएल्टी एक ग्राउंड है मैरिज में डिवोर्स का। तो अगर आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो पहले आप उसमें एडल्ट्रस ऑफेंस लगा सकते थे, जो कि अब नहीं है, एग्जिस्ट करता है। तो अब आपके पास एक ही रेमेडी है कि आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी कि मेरा पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो चाहे हस्बैंड भी और वाइफ भी दोनों को इक्वल राइट्स हैं इसमें? जी जी जी, उस केस में वो बराबर है। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि लिव इन रिलेशन को कब वैलिड मान लिया जाता है, कितने साल एटलीस्ट कम से कम रहना चाहिए उस व्यक्ति को साथ? जी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब गाइडलाइन दिया अपना, कोर्ट ने ड्यूरेशन को इम्पोर्टेंट माना, बोला कि ड्यूरेशन इज ए कंसिडरेशन, लेकिन कोर्ट ने कोई पैरामीटर नहीं दिया कि मिनिमम 1 साल होना चाहिए या 6 महीने होना चाहिए या 10 साल होना चाहिए। सो वो ड्यूरेशन विल बी लुक्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर पैरामीटर्स, कि आप मान लीजिए 6 ही महीने हुए हैं, 6 ही महीने में, लेकिन आप जो है शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, आप पब्लिकली हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अपने स्पाउस की तरह कराते हैं, घर में सब कुछ शेयर्ड रखते हैं, अपनी इनकम पूल करते हैं आप एक दूसरे के साथ। तो ये सब फैक्टर क्यूमुलेटिव इफेक्ट में एक नेचर ऑफ मैरिज शो करता है या नहीं, ये देखा जाएगा। सिर्फ ड्यूरेशन ज्यादा होने या कम होने से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये सब फैक्टर्स को एक साथ देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें लिव इन रिलेशन पे बहुत अच्छी जानकारी दी और ये बताया कि कानून किस तरह देखता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी।